हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे रीतिकाल। किस प्रकार से रीतिकाल अलग अलग भागों में विभाजित हुआ पड़ा है, जिसमें रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध कलाएं शामिल है तथा उनके मुख्य कवि कौन कौन से थे, उनकी रचनाएं क्या क्या थी, उनको लेकर आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गिरिशन का क्या विचार था, किस प्रकार की रचनाएं उन्होंने रची, रीतिकाल की विशेषताएं क्या थी तथा किस प्रकार की प्रवृत्ति उसमें इस्तेमाल की जाती थी, उनकी मुख्य धारा क्या थी तथा रीतिकाल के मुख्य कवि बिहारी बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई थी, उनके मूल रूप क्या था, उनका रस की प्रधानता, इन सभी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उत्तर मध्यकाल में, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंद रीतिकाल साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि 1850 तक, 1650 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच में माना जाता है। इसी समय काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल कहा जाता है। जब हम रीतिकाल के वर्गों के विभाजन की बात करते हैं तो रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि तथा रीति रीति मुक्त कवि आते हैं। जब हम रीतिबद्ध कवि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें केशव दास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति तथा देव जैसे कवियों का नाम सम्मिलित होता है। रीतिबद्ध कवियों में केशव दास और चिंतामणि को लेकर अलग अलग विचारकों के मत हैं। किसी का मानना है कि केशव दास द्वारा रीतिकाल का आरंभ हुआ तथा किसी का मत है कि चिंतामणि रीतिकाल के प्रथम कवि थे। इसी प्रकार जब हम रीति सिद्ध काव्य के कवि की बात करते हैं तो बिहारी उसमें सर्वोपरि आते हैं। रीति मुक्त कवियों में धनानंद, आलम, ठाकुर, बोध आदि जैसे अन्य कवि आते हैं, जिसमें धनानंद प्रमुख है। जब हम रीतिकाल के नामकरण की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार विद्वानों के बीच में हमें मतभेद देखने के लिए मिलता है। जैसे अलंकृत काल, जो कि मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया था, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक भी रचित लिखी थी। इनके अलावा रीतिकाल का आचार्य शुक्ल और जॉन गिरियर्सन द्वारा दिया गया था। उसी समय में कलाकार का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया था तथा रामाशंकर शुक्ल प्रसाद द्वारा भी कलाकाल इस का नामकरण, रीतिकाल का नामकरण किया गया था। इसी प्रकार श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रखा गया था। जब हम रीतिकाल के नामों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अलंकृत नाम, अलंकृत काल, किस कारणों से अलंकृत नाम इन्हें रखा गया होगा, तो इस काल में तर्क की प्रवृत्ति देखने के लिए मिली। यह कारण हो सकता है कि इसका नाम अलंकृत काल रखा गया हो तथा जो समस्याएं थी वो लक्षण ग्रंथ परंपरा से छूटकर रीति मुक्त काव्य में साथ रीति काल की कविताओं में अधिकतर रसवादी कविताओं का रचना होती हमें इस समय में प्रतीत होती है। यह कारण हो सकता है कि उस समय के कवि द्वारा अलंकारवादी व्यापकता तथा अलंकारवादी विचारधारा का अधिक प्रयोग किए जाने के कारण इस काल का नाम अलंकृत काल रखा गया हो या सोचा गया हो। दूसरा नाम रीतिकाल, जो कि जॉन गिरियर्सन और आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया था, जिसमें उनका मत था कि रीतिकाल के कवियों में रीति की प्रधानता या श्रृंगार रस की प्रधानता देखने के लिए मिलती थी। रीति शब्द का अगर हम मतलब देखते हैं तो वो वामन के संप्रदाय से नहीं था, न ही विशिष्ट किसी पद की रचना थी, बल्कि रीतिकाल का मतलब था अनुकरण करने वाला या ऐसी प्रवृत्ति जिसमें रीति की परंपरा हो, श्रृंगार रस को केंद्र में रखा जाता हो तथा रस की भावना से भरा हुआ काल, उस काल का समय रीतिकाल का नाम दिया गया। जब हम कला काल की बात करते हैं तो डॉक्टर राम शंकर के अनुसार, भीमारथ के अनुसार या मिश्र कला के अनुसार उस समय में कला को महत्व दिया गया, जिस कारण उन्होंने इस काल का नाम कला काल रखा। और रीति मुक्त काव्य और लक्षण ग्रंथ को देखते हुए उन्हें हमें यह समझ में आता है कि कला का नाम इस काल का नाम कला काल होना न्याय संगत नहीं है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इस काल का नाम श्रृंगार काल भी रखा गया, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रखा गया था। इसका एक मुख्य कारण यह था कि रीति काल के समय में श्रृंगार केंद्र में था। मुख्यतः कवि श्रृंगार
में लिख रहे थे। यही कारण था कि इसका नाम श्रृंगार रस रखा गया। जबकि कवियों में शामिल हो रही लक्षण ग्रंथ परंपरा जो कि शामिल नहीं थी। जब हम लक्षण ग्रंथ परंपरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पुराने समय में संस्कृत के आचार्य द्वारा जो कि सर्वप्रथम लिखी गई परंपरा को लक्षण ग्रंथ परंपरा कहा गया, जिसमें वह राग, रंग, वेशभूषा, चाल ढाल, अदाएं तथा स्त्री के बारे में या स्त्री का वर्णन करते थे, उनके विषय में लिखते थे, वही लक्षण ग्रंथ कहलाए। जिसमें अलग अलग समय में जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका, मोहिनी, सीता, राधा आदि अलग अलग कालखंड में लक्षणा ग्रंथ के माध्यम से उनका वर्णन किया गया है। लेकिन जब हम रीतिकाल तक देखते हैं, रीतिकाल तक आते आते इन कवियों ने लक्षण ग्रंथ का अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं किया, पर उस लक्षण ग्रंथ में प्रयुक्त होने वाले भाव, अलंकार, न्याय का भेद, गीत, रीति, गुण, वक्रोक्ति का प्रयोग किया। इस कारण उसकी झलक हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, लेकिन पूर्ण रूप से लक्षण ग्रंथ पद्धति नीतिकाल के कवि द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई। इन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द, शक्ति, न्याय का भेद निरूपण आदि कारकों द्वारा तत्वों का निरूपण करके उदाहरण की शैली में रीति ग्रंथों में इनका प्रयोग किया जाता है। जब हम विभाजन करते हैं कि किस प्रकार रीतिकालीन काव्य के अंदर अलग अलग प्रवृत्ति शामिल है, तो हम देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य के अंदर रीति मुक्तक काव्य, रीति इतर काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति बद्ध काव्य देखने के लिए मिलता है। जब हम रीति सिद्ध काव्य और रीति बद्ध काव्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें श्रृंगार रस जो कि देह मूलक हो गया है, जिसमें वियोग हमें देखने के लिए कम मिलता है। अगर वियोग देखा भी जाता है तो उसकी गहराई बहुत कम होती है। जहाँ लक्षणा ग्रंथ काव्य की कुछ प्रकार जैसे रस, अलंकार, शब्द, व्यंजना या न्याय का भेद के कुछ लक्षण हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार रीति काव्य में श्रृंगार रस केंद्र में होता है। जब हम रीति काव्य या मध्यकालीन साहित्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मिश्र बंधु ने, आचार्य शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद ने अलग अलग नामों के द्वारा इस काल का नामांकन किया। लेकिन आचार्य शुक्ल का यह मत था कि इस इनका कारण जानने की रुचि नहीं थी, कि इस समय में जो कवि रचनाएं कर रहे थे उन्हें इस अर्थ उन जनता के विषय में जानने में, जनता के लोक हित के विषय में कोई रुचि नहीं थी। वे अपने आश्रयदाता अर्थात जिन राजाओं के वहां जिनके राजाओं के वहां कविताएं सुनते थे, कविताएं सुनाते थे, उनकी वीर गाथा तथा उन्हें खुश करने के लिए इनका अधिक महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि इस काल में हमें वीर वीरता की वीर रस भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें वह उन राजाओं की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वहीं रीतिकालीन काव्य में लक्ष्मण ग्रंथ, न्याय का भेद, श्रृंगार रत आदि जैसी प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। न्याय का भेद में नख शिखर वर्णन देखने के लिए मिलता है, कि नखुन से लेकर सिर तक का नायिकाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जो कि देह मूलक श्रृंगार रस की अधिकता हमें देखने के लिए मिलती है। यह जब हम रीति की बात करते हैं तो रीति काव्य शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ करता था, लेकिन जहाँ रस, अलंकार आदि का निरूपण होता हो वही उस समय में रीति काव्य कहा गया था। लेकिन काव्य की श्रृंगार प्रवृत्तियों की पुरानी परंपराओं को स्पष्ट करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, फारसी, हिंदी के आदि कवियों ने कृष्ण काव्य की श्रृंगार प्रवृत्ति से मिलती है, जो कि उस समय में हमें देखने के लिए मिलती थी। जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का के अनुसार संस्कृत के प्राचीन साहित्य, विशेष रूप से महाभारत और रामायण में यदि भक्ति काल के कवियों ने उस समय के से प्रेरणा ली है, लेकिन जब हम रीति काल के कवियों की बात करते हैं तो उन्होंने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा या प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। जब लक्षण ग्रंथ या न्याय का भेद जैसे साहित्य का निर्माण हो रहा था, यही कारण है कि उनके साहित्य में हमें सिर्फ श्रृंगार की अधिकता देखने के लिए मिलती है। इस काल के कवि ऐसे हुए जो कि आचार्य भी थे, जिन्हें विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाली ग्रंथ भी मिले हैं। इस युग में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। मुक्तक रचनाओं का यह युग कहा जा सकता है। मुक्तक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, अपने इससे पहले लिखे गए दोहे या बाद में लिखे गए दोहे पर या कहानी पर से पूर्ण रूप से
स्वतंत्र ही मुक्त रचना कहलाई। इसमें कविताएं, शवैया, दोहे आदि का युग माना जाता है। यहाँ राजश्री होते थे, क्योंकि राजाओं के दरबार में रहने के कारण यह राजाओं की वर्णन करते हुए, उनकी वीरता की गाथा गाते हुए देखने के लिए मिलते थे। जब हम रीति काल की धाराओं की बात करते हैं, तो हम देखते हैं इसमें रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति इत्र काव्य जैसे काव्य देखने के लिए मिलते हैं। जब हम रीतिबद्ध काव्य की बात करते हैं, तो हम देखते हैं लक्षण ग्रंथ परंपरा के, जो कि रीति काव्य का आचार्य तत्व था, जो कि आचार्य, संस्कृत के आचार्य द्वारा लिखा जाता था। उसका कुछ भागों में केशवदास, पद्मा कर, देव भूषण में देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम रीति सिद्ध काव्य पर आते हैं, तो वहाँ बिहारी जैसे कवि, बिहारी लाल जैसे कवि मिलते हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद रीति मुक्त काव्य या रीति स्वच्छंद काव्य भी कहा जाता है। यहाँ देखते हैं हम दरबार की अधिकता के कारण श्रृंगार रस की मिलते थे। प्रामाणिकता, विरह का महत्व संयोग से ज्यादा नहीं होता था, संयोग और होता भी था तो वह अत्यधिक गहराई उसके अंदर नहीं होती थी। अगर हम मुख्य कवि की बात करें, तो धनानंद, निम्बार की परंपरा पर चलते थे। अन्य कवियों में बोध, आलम, ठाकुर, विजयदेव जैसे कवि हमें रीति मुक्त काव्य में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जब हम रीति इत्र काव्य की बात करते हैं, तो इत्र का अर्थ होता है गौण रूप से प्रस्तुत, यानी कि स्पष्ट रूप से वह प्रस्तुत नहीं थे। उसमें वीर काव्य या स्वतंत्र नीति या कवि, अगर हम कवि की बात करें, तो वृंद, गिरधर या कविराय जैसे कवि हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। वीर काव्य, क्योंकि इस समय में मुगलों का समय था, तो वहां पर मुगलों के विरुद्ध जो राजा लड़ाई कर रहे थे, उनके द्वारा या उनके दरबार में रहने वाले कवियों के द्वारा जो कविताएं लिखी गई, उनकी वीर गाथाओं के ऊपर, वही रीति इत्र काव्य कहलाए, जिसमें भूषण लाल या गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हम राष्ट्रीय भाव या भक्ति की भावना भी उपस्थित देखते हैं। वहीं जब हम रीति काव्य की विशेषताओं की बात करते हैं, तो हम देखते हैं इसमें आचार्य प्रदान की प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें रीति काल की यह मुख्य विशेषता थी। इस काल में प्राय सभी कवि आचार्य पहले थे और बाद में कवि थे। उनमें पंडिताई भरी हुई थी, अर्थात वे संस्कृत के ज्ञाता भी होते थे। उसके पश्चात हम देखते हैं कि श्रृंगार प्रियता थी। यह इस काल में की सबसे दूसरी विशेषता थी, जिसमें कि श्रृंगार में अत्यधिक रुचि देखने के लिए मिलती थी, जहाँ श्रृंगार वर्णन अश्लील कोटि तक पहुंच गया था, जिसमें वह अलग अलग प्रकार के वर्णन करते थे, तथा जो श्रृंगार रस की प्रधानता हमें इसमें देखने के लिए मिलती थी, वह दहमूलक होती थी। तो वहीं जब हम अलंकार प्रियता की बात करते हैं, तो अलंकार चमत्कार उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जिसमें अलंकार की छटा, अनुप्रास की छटा, यमक की झलक, श्लेष, उत्प्रेक्ष, उपमा, रूपक आदि जैसे नाना अलंकारों का प्रयोग किया जाता था, ताकि उन उन रचनाओं में चमत्कार उत्पन्न किया जा सके। ऋतु वर्णन देखने के लिए मिलता था। ऋतु वर्णन का रूप था, जिसके कारण वह अलग अलग ऋतुओं के माध्यम से क्रीड़ाओं, मनोविज्ञानों, वस्त्र भूषा, उल्लासों और श्रृंगार रस की प्रवृत्ति उत्पन्न करते थे, जो कि अलग अलग ऋतुओं और त्योहार के ऊपर अलग अलग प्रकार के चित्रण किया जाता था। हम कह सकते हैं कि बिंब निर्माण के लिए भी किया जाता था। नारी चरित्र देखने के लिए मिलता था। इस युग में नारी भागनी या पुत्री के रूप में अब चरित्र न होकर रमणीय परमदा के रूप में काव्य जगत में अवतारित हुई थी। तो इस काल के समय में सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण को केंद्र मानकर अत्यंत प्रत्यंग या शुष्कता के साथ विलासपूर्ण चरित्र किया जाता था, कि किस प्रकार नारी के चंद्रमुख का, नैनों का, उसके यौवन का, उसके नवशिक नखशिख का वर्णन किया जाए, उसके सौंदर्य का चरित्र में उतारा जाए, उसके सौंदर्य के बारे में विषय बताया जाए। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें लाक्षणिकता की वाग वैगधनता हमें देखने के लिए मिलती है, जहां हम देखते हैं कि दृष्टिगोचर होते हैं, या फिर लाक्षणिक प्रयोग के लिए प्रेम, वियोग में प्रेम का कशक, व्याकुलता, दीनता, आतुरता हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, जो कि मर्म स्पर्शी
चित्रण बनाती है, जिसमें हम क्षमता और कहीं कहीं स्थानों पर हम देखते हैं कि बिहारी के विरोधाभासी की क्षमता भी हमें प्रकट होती है, जहाँ वह देते हैं कि दृग, उर्जत, टूट, कुमुद, जुरत, चुरत, चित, प्रीत, परित, गाठ, दुर्जन हित, दई नई यह रीत। इस प्रकार की दोहे हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ ब्रज भाषा की प्रधानताएं हैं। ब्रज भाषा चित्रमणि है, जिसके माधुर्य भाषा होने के कारण अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जा सकते हैं। यही कारण है कि माधुर्य और प्रांजलता का समावेशन होने के कारण भाषा की इतनी प्रौढ़ता आई कि भारतेंदु के आने से पूर्व या उसके काल से पूर्व तक ब्रज भाषा अपना पूरा महत्व बनाकर रखती है। नाई का भेद या नाई का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से काम शास्त्र की बड़ी प्रेरणा मिलती है। काम शास्त्र में नायिकाओं का वर्णन मिलता है, श्रृंगार मनोवृत्ति वहां से पाकर युग में सम्राटों, राजाओं, नवाबों के यहाँ रहने वाले कवि किस प्रकार सुंदर नारियों की वर्णन करते हैं, लीलाओं के बारे में बताते हैं, तथा उनके साहित्य में नायिकाओं के भेद के रूप में भी अवतरित किया गया है कि कितने प्रकार की भेद नायिकाओं में होते हैं, कितने प्रकार से नायिकाओं का श्रृंगार वर्णन किया जा सकता है। जब हम वीर रस की प्रधानता की बात करते हैं तो रीतिकाल के श्रृंगार रस की प्रधानता है, किंतु जैसे पृथ्वीराज राठौर, भूषण, सुदन, लाल, पद्माकर जैसे कवि वीर रस की श्रेष्ठ रचनाएं भी लिखी है, जो कि रीतिकाल के काव्य में श्री वृद्धि करते हैं। कविवर भूषण जी ने महाराज शिवजी शिवाजी एवं महाराज छत्रसाल जैसे महान देशभक्तों की गौरव गाथा गाई है, तथा उनके बारे में राष्ट्रीय भावनाओं का जागरण किया है, जो कि हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। जैसा कि हमने देखा था कि किस प्रकार रीति इत्र काव्य में वीर रस की प्रधानता हमें देखने के लिए मिलती थी। जब हम मुक्तक काव्यों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रीति काल में प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन नहीं रह गया था। प्रबंध काव्य होता था जहाँ पूरी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हो और पूरे जुड़ाव के साथ पूर्ण रूप से बताई जाए, लेकिन मुक्तक काव्यों की शैली यहाँ अपनाई गई जो पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र हो। इसी श्रृंगार वर्णन की शैली को समृद्ध और उपयुक्त दोहे, सोहटा, कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। रीतिकाल में भाव पक्ष की तुलना में काल पक्ष की प्रधानता कला पक्ष की प्रधानता अधिक पाई जाती थी। वहां कला पक्ष की प्रधानता के कारण हम देखते हैं कि किस प्रकार कवि दरबारों में रहकर जिस प्रकार के दोहे उनसे बनाने के लिए कहा जाता था, उस प्रकार का निर्माण वहां ध्वनि व्यंजना, अलंकारों, नाद योजना या छंद योजना के माध्यम से किया करते थे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि लौकिक श्रृंगारिकता भी हमें देखने के लिए मिलती है कि इस काल के कवियों का मुख्य रस श्रृंगार रस है, लेकिन नायिकाओं का नक्श शिखर वर्णन, कटाक्ष वर्णन ही इनका लक्ष्य रह गया था। इसी कारण इस काव्य का वर्णन विशेषकर अधिक विस्तार नहीं पा सका और नारी को केवल भोग्य के रूप में देखना ही देखा गया। यही कारण था कि यहाँ नारी को पुत्री या माता के रूप में न देखकर भोग्य के रूप में देखा जाता था, या फिर ध्येय मूलक काव्य इसी कारण से इस काव्य को कहा जाता था। जब हम रीति काल में साहित्य के आरंभ होने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रीति काल में का आरंभ सांस्कृतिक से माना जाता है, जहाँ की केशव दास जो कि सुप्रसिद्ध या सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, जिनके द्वारा कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका जैसी रचनाएं रची गई है, जिसमें अलंकारों का और रसिक प्रिया में रसों का सउदाहरण निरूपण किया गया है, जहाँ लक्षण दोहे का भी और कवित शैवइयों में भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार चिंतामणि से लेकर अन्य रीति काव्य के अशद स्रोत प्रवाह होता रहा है, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षी तालाबों संवेदनाओं से संबंधित
व्यापक रूप हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल का शुरुआत केशव चंद्र से न मानकर चिंतामणि से माना है। उनका कहना है कि केशव दास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। यह निसंदेह है कि काव्य रीति का समावेशन पहले आचार्य केशव ने ही किया, लेकिन हिंदी में रीति काल के अविरन और अखंडता परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 5 वर्ष पहले से चला आ रहा था, जो कि भिन्न आदर्शों को लेकर केशव के आदर्शों से लेकर नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथ के अखंड परंपरा चिंतामणि से चली आ रही थी, जो कि अंततः रीति काल में आकर आरंभ मानी जाती है। जब हम रीति काल के रीतिबद्ध कवियों की बात करते हैं तो इस वर्ग के कवि जो कि रीति के बंधन में बंधे हुए थे और जिन्हें रीति परंपरा का अनुसरण कर लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, उसी को रीतिबद्ध कवि माना गया था। अगर इसके मुख्य कवियों की बात करें तो इसमें चिंतामणि, त्रिपाठी, केशवदास, देव, मंडन मिश्र, मतीराम, कुलपति मिश्र, पद्माकर, भीखर भिखारी दास जैसे बहुत से महत्वपूर्ण कवि आते थे। डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें रीति काल का आचार्य कवि भी कहा है। जब हम इनकी मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इनके द्वारा रस, छंद, अलंकार आदि तीनों के आधार पर लक्षण ग्रंथ की रचना जिस प्रकार की जाती थी, उस प्रकार की रचना हमें यहाँ होती हुई दिखाई देती है। उस प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रयोग होता हमें यहाँ दिखाई देता है। कवियों में कवित्व और आचार्यत्व दोनों के गुण मिलते हैं, अर्थात वह संस्कृत के पूरे ज्ञाता थे। पंडित ताऊ का प्रभाव हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो हम कह सकते हैं कवित्व और आचार्यत्व हमें प्रीतिबद्ध कवियों में देखने के लिए मिलता है। उनके शास्त्र प्रधान काव्य थे, जिनमें पंडित के पूर्व की पंडिताई के विषय मिलता था। श्रृंगार रस की प्रधानता देखने के लिए मिलती थी। ब्रज भाषा के विषय में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार इनकी मुख्य भाषा मुख्य रूप से ब्रज थी, अलंकारों की प्रधानता थी, अंगी रस यानी कि मुख्य प्रवाह में श्रृंगार रस का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता था। जब हम रीति सिद्ध कवियों की बात करते हैं तो ये कवि उन के अंदर आते हैं जिनकी रचनाएं उत्कृष्ट काव्य की रचनाएं थी। इनके मुख्य वर्ग में बिहारी आते हैं। और अगर हम अन्य कवियों की बात करें तो पजनेश, रसनिधि, बैन परवीन, कृष्ण कवि आदि जैसे कवि आते थे। डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें रीतिबद्ध कवि कहा है। रीतिबद्ध कवियों की मुख्यतः श्रृंगार रस की प्रधानता और उसमें अंगी रस के रूप में श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने के लिए मिलती है। जब हम रीति सिद्ध कवियों की विशेषताओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है और अंगी रस भी श्रृंगार रस ही है। भक्ति एवं नीति की भावना हमें कहीं कहीं देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं पर बिहारी के द्वारा राधा कृष्ण के लिए कविता पदों का दोहों का भी रचनाएं की गई है। प्रकृति का वर्णन देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से जब नाय का वर्णन होता है उसके साथ साथ प्राकृतिक वर्णन भी हमें देखने के लिए मिलता है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसका एक मूल कारण था कि ब्रज भाषा में माधुर्य अधिक था तथा सौंदर्य वर्णन और श्रृंगार रस में प्रेम वर्णन के लिए ब्रज भाषा से उपयुक्त भाषा उस समय में और कोई हो ही नहीं सकती थी। तो यही कारण था कि ब्रज भाषा को अपनाया गया, क्योंकि माधुर्य के माध्यम से प्रेम, विरह और श्रृंगार रस को व्यक्त करना अत्यंत ब्रज भाषा ही उसका मुख्य रूप थी। मुक्तक शैली देखने के लिए मिलती है, अलंकारों की प्रधानता पाई जाती है। जब हम रीति मुक्तक कवियों की बात करते हैं तो उनमें वो कवि आते हैं जिनमें न तो लक्षण ग्रंथ रखते थे, न ही नियमों के अनुसार अपने काव्य की रचना करते थे। वह अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति से काव्यों का सृजन करते थे। उनमें धनानंद, आलम, बोध, ठाकुर, द्विज, देव जैसे मुख्य कवि आते हैं। जब इनकी विशेषताएं की बात करें तो नीति मुक्तक काव्य में अनुभूति प्रवाह, आत्म प्रधानता तथा व्यक्तिपरक काव्य कहा जाता है। यह कारण हो सकता है कि यह न तो लक्षणा को मानते थे, न ही नियमों का अनुकरण करते थे, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपनी कल्पनाएं रचा करते थे। इन कवियों में प्रेम, एकाकृत आदि संपूर्ण भाव ओतप्रोत होते थे। इनका मूल संवेदना प्रेम है, जो कि
वासनात्मक, मार्शल और पंकिल न होकर हृदय हृदय की अनुभूति के आधार पर, उदारता के भाव पर आधारित होती थी। इससे यह रीति सिद्ध और रीति बौद्ध काव्य से भिन्न हो जाते हैं। रीति मुक्त कवियों का प्रेम व्यथा प्रधान है। संयोग में भी वियोग की कसक देखने के लिए हमें मिलती है, जो कि हम देखते हैं कि रीति काल के कवियों में वियोग का वर्णन बहुत कम है, अगर मिलता है तो वहाँ गहराई बहुत कम होती है। जो कि रीति मुक्तक काव्य में हमें वियोग देखने के लिए, संयोग में भी वियोग देखने के लिए मिलता है। प्रेम की पीर और विरहानुभूति रीति मुक्तक काव्य की आत्मा है। रीति मुक्तक काव्य में नारी सौंदर्य का चित्रण स्वस्थ मानसिकता और प्राकृष्ट रुचि के साथ किया जाता है। हम कह सकते हैं कि रीति काल के अंत तक आते आते कवियों की विचारधारा में परिवर्तन होने लगा था, जिसके कारण नारी के सौंदर्य के वर्णन तथा देहमूलक श्रृंगार रस की रचना तक सीमित न रहकर वह उससे अधिक प्रेम की विरहानुभूति का अनुभव कर कर काव्य की रचना या फिर मानसिकता में परिवर्तन लाकर उसके स्वास्थ्य चित्रण करना आरंभ करने लगे थे। ब्रजभाषा का प्रयोग होता था, आत्मपरक मुक्तक शैली का प्रयोग होता था, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया जाता था। कविताएं, शैवैया, दोहे, छंद की प्रधानता देखने के लिए मिलती थी। रस, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार रस का भी उदात्त रूप हमें देखने के लिए मिलता था। कृष्ण लीलाओं का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता था तथा प्रेम की पीर का चित्रण हमें देखने के लिए मिलता था। जब हम बिहारी की बात करते हैं, जो कि रीति काल के एक महत्वपूर्ण कवि है, बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। बिहारी की महत्व की विशेषता की बात करें तो श्रृंगार रस के कवि है। इनके साहित्य में हमें श्रृंगार और वियोग दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। बिहारी के हाव भाव और अनुभव से बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है, जो हम देख सकते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सेहे करे बहुनु हसे देन कहो नट जाए। इस तरह के सुंदर चित्रण हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं बिहारी के वियोग वर्णन भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसमें कई बार उनको समझना भी मुश्किल हो जाता है, या फिर जो कि देखने में या समझने में या पढ़ने में स्वाभाविक नहीं लगते। जैसे कि किसी किसी जहाँ विरह वर्णन में नायिका का कल्पना, नायिका की तुलना घड़ी के पेंडुलम से की गई है। जैसे कि इत आवत चली जावत उत चली छतासकर हाथ, चढ़ी हिंडोले सी रही लगी उषारुन साथ। इस प्रकार हिंडोले सी रही, यहाँ आती है वहां जाती है। जिस प्रकार पेंडुलम यहाँ वहां घूमता रहता है, उसी प्रकार नायिका विरह में इधर उधर घूमती रहती है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हमें बिहारी के साहित्य में देखने के लिए मिलता है। बिहारी के ऊपर मूल रूप से सूफी कवियों की पद्धति का प्रभाव ही पड़ता हुआ देखने के लिए मिलता है, जो कि वियोग में नायिका के शरीर का इतना गर्म कर देते हैं कि कहते हैं कि अगर गुलाब जल भी डाला जाए तो वो उन तक आता आता सूख जाता है। जैसे ओधाई शीशे सुखिल बिरही विथा विलसात बिचही सूख गुलाब गो छठी छुई न गात, कि एक बूंद भी गुलाब जल की उनके शरीर को नहीं छू पाई, वह उनके पास पहुंचने से पहले ही सूख गई। जब हम श्रृंगार कवियों की बात करते हैं तो राधा कृष्ण के प्रेम का भाव हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि हमने भक्ति काल में भी देखा था। उसके पर का प्रभाव आना भी संभवतः हो सकता है कि बिहारी के ऊपर पड़ा हो, जहां हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर हमें राधा के प्रति भक्ति भाव का परिचय मिलता है। जैसे मेरे भाव बंधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरि दुलित होए। इस प्रकार से राधा कृष्ण के प्रेम का भाव या उनके प्रति भक्ति भाव भी हमें बिहारी के साहित्य में देखने के लिए मिलता है। बिहारी की जब हम नीतियों की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत अधिक नीति नहीं है, पर जो उनका संग्रह है उसमें दोहे देखते हैं कि मति ना नीति गलीती है, जो धन धरिए जोर, खोए खर्चा जो
बचे जो तो जोरी करिए कोर। तो प्रकृति का वर्णन भी हमें बिहारी में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि षट ऋतु वर्णन, यानी कि षट यानी कि 6 ऋतुओं का वर्णन। ये अलग अलग प्रकार से स्त्री या नायिका के वर्णन के साथ साथ किया जाता है, जैसे कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग जगत तपोवन सो कियो दारिक दागी निदाद। इस प्रकार से ऋतुओं का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं बिहारी गांव वालों के अतिरिक्त अतिशक्ति का भी उपहास करते हुए देखने के लिए मिलते हैं कि कर फुलेर को आचमन मीठा कहत शरार, ये रे गधी मतियद तो इत्र दिखावत का है। बिहारी की भाषा साहित्य में ब्रज भाषा के रूप में होती है, जो कि सूरदास द्वारा चली आ रही ब्रज भाषा है, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया था तथा अपने दोहों में श्री कृष्ण के प्रति श्रृंगार रस वात्सल्य भाव के माध्यम से प्रस्तुत किया था। वहीं हम देखते हैं कि बिहारी में पूर्व हिंदी बुंदेलखंडी उर्दू फारसी आदि जैसे शब्द भी आते हैं, किंतु लड़खड़ाते नहीं है। हमें पता नहीं चलता कि किस प्रकार से बिहारी ने उन शब्दों का चयन किया है कि वह अत्यधिक सुंदर और सार्थक शब्द महसूस होते हैं ब्रज भाषा के अंदर भी। जब हम शब्दों के प्रयोग की बात करते हैं तो बिहारी के यह अत्यंत सुंदरता के साथ शब्दों का चयन कर कर इतने सुंदर दोहों का प्रयोग किया जाता है कि हमें उनमें कहीं मुहावरे का प्रयोग भी बहुत सुंदर हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे मूड चढ़ाऊ रहे परियो पीठ कछ भारू रहे गिरे परी राखीब ताऊ हित पर हाउ। जब हम बिहारी की शैलियों का बात करते हैं तो हमें 3 प्रकार की शैलियां बिहारी में देखने के लिए मिलती है, जैसे माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, जो कि वियोग के दोहे में होती है माधुर्यपूर्ण। प्रसाद गुण से युक्त शैली हमें भक्ति और नीति के दोहे में देखने के लिए मिलती है। वहीं जब हम चमत्कार पूर्ण शैली की बात करते हैं तो दर्शन ज्योतिष गणित आदि विषयों पर चमत्कार पूर्ण शैली हमें देखने के लिए मिलती है। बिहारी की विशेषताओं की बात करें तो बिहारी की रचना बिहारी सतसई है, जिसमें छंद दोहे सरोठों जैसे में लिखी गई है। वहीं लक्षण ग्रंथों की बात करें तो लक्षण ग्रंथों की रचना बिहारी द्वारा नहीं की गई, लेकिन लक्षण ग्रंथों में प्रयुक्त होने वाली इकाइयों का प्रयोग हमें बिहारी की रचनाओं में देखने के लिए मिलता है, जिसमें वह अलंकार रस भाव न्याय न्यायिका भेद ध्वनि रीति गुण वक्रोक्ति आदि सभी का पूर्ण रूप से प्रयोग कर कर नायिका का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए देखते हैं। मुक्तक पदवी का प्रयोग कर कर वह चमत्कार पूर्ण शैली उत्पन्न करते हैं। वहीं हर कविता काव्य शास्त्र से सुसंगत देखने के लिए मिलती है। श्रृंगार रस का देह मूलन होना दरबारीपन के दिखाता है कि किस प्रकार उस समय के कवियों द्वारा दरबार में या राजा का वर्णन करना है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना ही सर्वोपरि था। उसके लिए वह श्रृंगार रस के देह मूलक साहित्य का चित्रण करते हैं। भाषा ब्रज थी तथा केंद्र में रस श्रृंगार रस था। जब रीतिकाल के प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लक्षण ग्रंथ परंपरा के जो तत्व थे वह हमें देखने के लिए मिलते हैं। श्रृंगार केंद्र में है, दरबारी सामंत्य जीवन दृष्टि का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, अलंकारों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, मोह भक्ति मीत नीति वीरता कविता गौण रूप से उपस्थित होती है, प्रवृत्ति के रूप में मुक्त परंपरा का प्रयोग देखने के लिए मिलता है, ब्रज भाषा का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से जब हम रीतिकाल की उपलब्धियों की बात करें तो संस्कृत में उपलब्ध परंपराओं को लोक भाषा में उपलब्ध करवाया। हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथ जो कि संस्कृत में लिखी जाती थी उनके तत्वों का प्रयोग कर कर इन्होंने ब्रज भाषा में यानी कि लोक भाषा में प्रस्तुत करवाया, जो कि मनोरंजन का एक उस समय में एक रूप थे, जिसके विस्तार हुआ और मुक्तक पद्धति परंपराओं का भी विकास होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। शिल्प की दृष्टि से हिंदी का उच्चतम विकास हुआ कि किस प्रकार से अलंकार शब्द व्यंजना ध्वनि व्यंजना का प्रयोग कर कर रीति मुक्त काव्य का वर्णन किया दिया जाता है। जब हम रीति काल के सीमाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं दरबार के प्रति जवाबदेही की। दरबार ही सर्वोपरि था, मौलिक विकास का अनुकूलन नहीं था, भाव पक्ष कमजोर था, नैतिकता उत्सुकता आकर्षण पाठक की ओर न जाकर राजा की ओर थी, लोक मंगल की भावना का ही कोई विचारधारा नहीं थी।
सर्वोपरि दरबार ही था। ब्रज भाषा का विकास हुआ, किंतु भक्ति काल जैसी भाषा नहीं रही। लोक जीवन से कोई अत्यधिक लगाव या कोई मतलब हमें इस काल में देखने के लिए नहीं मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर।